So welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is why does India need bioremediation? Number two, can India become self-reliant in rare earth element production? Third issue is related to census 2027, and fourth issue is related to urban development in India. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about a bioremediation. Why does India needs bioremediation? Human waste is becoming a big problem to the world where access to clean water, air, soil is already difficult. ह्यूमन वेस्ट पूरे वर्ल्ड के लिए एक बिग प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है, जहां ऑलरेडी क्लीन वाटर, एयर एंड सॉइल से रिलेटेड डिफिकल्टी वर्ल्ड फेस कर रहा है. द सॉल्यूशन इज टू प्रोंड, रिड्यूस वेस्ट एंड क्लीन अप द वेस्ट ऑलरेडी मेड. इसके ओनली दो ही सॉल्यूशन है. पहला, वेस्ट को हमें रिड्यूस करना होगा. दूसरा, जो वेस्ट अवेलेबल है उसको क्लीन अप करना होगा. In this session, we will discuss what are two different type of bioremediation. यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि बायोरेमेडिएशन डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं बायोरेमेडिएशन के. हाउ इज ट्रेडिशनल माइक्रोबायोलॉजी कंबाइंड विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी. हैज द गवर्नमेंट इनिशिएटेड स्कीम टू फर्दर बायोरेमेडिएशन प्रोग्राम. क्या बायोरेमेडिएशन प्रोग्राम को फर्दर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं. What are the challenges the country face with respect to adoption of such technologies? What is bioremediation? Literally means restoring life through biology. Uses microorganisms such as bacteria, fungi, algae and plants. बायोरेमेडिएशन के अंडर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है सच एज बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गाई एंड प्लांट. Aim to sequester or transform toxic substances such as oil, pesticides, plastics or heavy metals. बायोरेमेडिएशन प्रोसेस के थ्रू टॉक्सिक सब्सटेंसेस को सिक्वेस्टर किया जाता है या फिर ट्रांसफ़र किया जाता है. स्पेशली अगर सॉइल, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक और हैवी मेटल से रिलेटेड अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, बायोकेमिकल के थ्रू इन सभी टॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्वेस्टर किया जाता है. वर्किंग मेथड, दी ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज दीज पोल्यूटेंट्स एज फूड, ब्रेकिंग देम डाउन इनटू हार्मलेस बाय प्रोडक्ट्स सच एज वाटर, CO2 और ऑर्गेनिक एसिड. बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गाई और प्लांट ये इन पोल्यूटेंट्स को मेटाबोलाइज करते हैं एंड फूड के तौर पर ये टेकिंग करते हैं. देन इन पोल्यूटेंट को ये हार्मलेस बाय प्रोडक्ट सच एज वाटर, CO2 और ऑर्गेनिक एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं. टू ब्रॉड टाइप ऑफ बायोरेमेडिएशन के टू ब्रॉड टाइप क्या क्या होते हैं. नंबर वन, इन सितु बायोरेमेडिएशन. ट्रीटमेंट हैपन डायरेक्टली एट द contaminated site such as when oil eating bacteria is spread on an ocean spill. इन सितु बायोरेमेडिएशन के अंदर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो डायरेक्टली कॉन्टामिनेटेड साइट पर किया जाता है. नंबर एक्स सितु बायोरेमेडिएशन. Contaminated soil or water is removed, treated in a controlled facility and returned once cleaned. एक्स सितु बायोरेमेडिएशन प्रोसेस के अंदर कॉन्टामिनेटेड ऑयल और वाटर को रिमूव किया जाता है, उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है, देन अगेन उसको क्लीन करके रिटर्न कर दिया जाता है. वाई डज इंडिया नीड बायोरेमेडिएशन. इंडिया को बायोरेमेडिएशन की नीड क्यों है. नंबर वन, इंडिया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज कम एट अ हैवी इन्वायरमेंटल कॉस्ट. इट रिलीजेज हार्मफुल पॉल्यूटेंट. जिस तरह से इंडिया के अंदर रैपिड अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, इससे हार्मफुल पॉल्यूटेंट भी रिलीज हो रहे हैं. नंबर टू, इंक्रीजिंग अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. रिवर सच एज गंगा एंड यमुना रिसीव अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डेली. गंगा और यमुना रिवर से पर डे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज इन रिवर के अंदर फ्लो हो रहे हैं. नंबर थ्री, ऑयल लीक्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एंड हैवी मेटल कॉन्टामिनेशन थ्रेटन बोथ इकोसिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ. ऑयल का लीकेज अगर ओशंस के अंदर होता है, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज
एंड हैवी मेटल कॉन्टामिनेशन, ये सब इकोसिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ के लिए एक थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। नंबर वन, ट्रेडिशनल क्लीन अप टेक्नोलॉजी आर एक्सपेंसिव, एनर्जी इंटेंसिव एंड ऑफन क्रिएट सेकेंडरी पोल्यूटेंट पोल्यूशन। ट्रेडिशनल क्लीन अप टेक्नोलॉजीज जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं एंड एनर्जी इंटेंसिव हैं। यही वजह है कि वो सेकेंडरी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। बायो रेमेडिएशन ऑफर अ चीपर, स्केलेबल एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, स्पेशली इन अ कंट्री वेयर रिसोर्स फॉर रेमेडिएशन आर लिमिटेड। Number 5, bioremediation can help restore rivers, reclaim land, and clean industrial sites while creating jobs in biotechnology, environmental consulting, and waste management. It can also integrate with the government Swachh Bharat Mission, Namami Gange, and other green technology initiatives. बायो रेमेडिएशन ये गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे एंड अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। इंडिया इनिशिएटिव्स टू बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन के लिए इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। बायो रेमेडिएशन इन इंडिया इज स्टिल लार्जली इन पायलट फेज। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज सपोर्टेड सेवरल प्रोजेक्ट थ्रू इट्स क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम. It encouraging partnership between universities, public research institutions, and industries. The CSIR, National Environmental Engineering Research Institute, has a mandate to propose and implement programs related to bioremediation. Challenges: lack of site-specific knowledge and the complex nature of pollutants, and the lack of unified bioremediation standard. बायोरेमेडिएशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए कई सारे चैलेंजेज हैं, सच एज साइड स्पेसिफिक नॉलेज अभी नहीं है इंडिया के पीपल के पास, एंड पॉल्यूटेंट के कॉम्प्लेक्स नेचर की नॉलेज नहीं है। साथ ही साथ यूनिफाइड बायोरेमेडिएशन स्टैंडर्ड का इंडिया के अंदर लैक है। व्हाट आर अदर कंट्री डूइंग ऑन बायोरेमेडिएशन, बायोरेमेडिएशन के लिए अंदर अदर कंट्रीज क्या कर रहे हैं। नंबर वन, Japan integrate microbial and plant-based cleanup system into its urban waste strategy. Number two, the European Union funds across country projects that use microbe to tackle oil spills and restore mining sites. Number three, China has made bioremediation a priority under its soil pollution control framework, using genetically improved bacteria to restore industrial wasteland. What are the risks related to bioremediation? बायोरेमेडिएशन से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हैं। नंबर वन, द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ओपन एनवायरनमेंट नीड टू बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड इकोलॉजिकल इफेक्ट। नंबर टू, inadequate testing or poor contaminant can create fresh problems with while solving old ones. Number three, public engagement will be necessary to allow the smooth adoption of new technologies. Number four, India will need new biosafety guidelines, certification system, and trained personnel to scale this technology responsibly. What is way forward? First, need to develop national standards for bioremediation protocol and microbial application. इंडिया को बायोरेमेडिएशन प्रोटोकॉल एंड माइक्रोबियल एप्लीकेशन से रिलेटेड नेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने होंगे। सेकेंड, बिल्डिंग रीजनल बायोरेमेडिएशन हब्स लिंकिंग यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। Finally, public engagement would raise awareness that microbes can be allies, not threat, in environmental restoration. What is the status of India rare earth production processing? Is India ready for rare earth mining? Why news? The Union Cabinet has approved a rupees 7,280 crore scheme to manufacture rare earth permanent magnet domestically. रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए 7,280 करोड़ रुपीज़ की स्कीम अप्रूव की है। द स्कीम वुड क्रिएट इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स टू मेटल्स टू अलॉय एंड अलॉय टू फिनिश्ड REPMS. China's export control on rare earth element are squeezing global supply chain. रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट पर चाइना का कंट्रोल है। यही वजह है कि टाइम टू टाइम इसका ग्लोबल सप्लाई चेन स्क्वीज होता है। व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स? रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, अ ग्रुप ऑफ 17 मिनरल्स, आर क्रूशियल फॉर देयर हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड कंडक्टिविटी. रेयर अर्थ एलिमेंट्स
17 मिनरल्स का एक ग्रुप है जिसकी हाई डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कंडक्टिविटी हाई होती है. दे आर मॉडरेटली अबंडेंट बट हार्ड टू एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकली एंड सस्टेनेबली. रेयर अर्थ एलिमेंट अर्थ के अंदर अबंडेंट हैं बट इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है. चाइना डोमिनेंस ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट. रेयर अर्थ एलिमेंट पर किस तरह से चाइना का डोमिनेंस है. चाइना होल्डिंग ओनली 30% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व बट कंट्रोलिंग 90% ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग एंड 70% ऑफ प्रोडक्शन. ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व का 30% चाइना के अंदर है बट ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का 90% प्रोसेसिंग चाइना के अंदर होता है एंड ग्लोबल प्रोडक्शन का 70% प्रोडक्शन के लिए चाइना रिस्पॉन्सिबल है. इट मीन्स प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन दोनों ही चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं. इन अप्रैल चाइना imposed export restrictions 7 rare earth element and finished magnets in a bid to counter the trade war. ट्रेड वॉर से काउंटर करने के लिए अप्रैल में चाइना ने 7 रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया था. स्पेशली मैग्नेट्स इसके अंदर इंक्लूड थे. चाइना रियलाइज दैट दिस इज समथिंग विच कैन प्ले इन ऑर्डर टू अचीव इट्स जियो पॉलिटिकल, जो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. चाइना को ऐसा लगता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट इसके पास एक ऐसा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसके थ्रू ये अपने जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है. दिस हिट मैनी सेक्टर्स स्पेशली द ऑटोमोबाइल सेक्टर. इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स आर द वर्स्ट हिट. चाइना ने जिस तरह से 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट को बैन किया था उसकी वजह से मैनी सेक्टर्स स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर इसकी वजह से अफेक्ट हुआ. इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे. वाई इज इंडिया फोकसिंग ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट. इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट पर क्यों फोकस कर रहा है. नंबर 1, इंडियाज फोकस ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट इज ड्राइवन बाय इट्स एम्बिशंस इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस. इंडिया का जो रेयर अर्थ एलिमेंट पर फोकस है उसका सबसे पहला जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस से रिलेटेड इसके बिग एम्बिशंस हैं. दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड हैवीली ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट्स एंड कंपोनेंट. ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं स्पेशली इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, ये जितने भी सेक्टर हैं ये रेयर अर्थ मैग्नेट एंड कंपोनेंट पर हैवीली तरीके से डिपेंड है. नंबर 2, हाई इंपोर्ट. इंडिया को रेयर अर्थ एलिमेंट का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना होता है. इंडिया इंपोर्टेड ओवर 53,000 मेट्रिक टन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट मैग्नेट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25. लास्ट ईयर इंडिया ने 53,000 मेट्रिक टन रेयर अर्थ एलिमेंट मैग्नेट इंपोर्ट किया था. नंबर 3, लैज रिजर्व. India have only 8% of the world's rare earth element reserve, mainly monazite sands across Andhra Pradesh, Odisha, Tamil Nadu and Kerala. इंडिया के अंदर मोनजाइट सैंड बहुत ज़्यादा मिलता है. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला के अंदर ये मिल जाता है. नंबर 4, लो प्रोडक्शन. इंडिया प्रोड्यूस लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल आउटपुट. ग्लोबल आउटपुट का ओनली 1% से भी कम इंडिया प्रोड्यूस करता है रेयर अर्थ एलिमेंट का. गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू रेयर अर्थ एलिमेंट. रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं. नंबर 1, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन. नंबर 2, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन. नंबर 3, इनवाइटिंग प्राइवेट कंपनीज. नंबर 1, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन. गवर्नमेंट लॉन्च द ₹16,300 crore national critical mineral mission in January with a total outlay of ₹34,300 crore spread over 7 years to achieve self-reliance. जनवरी 2025 में यानी इस ईयर गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया था. इसके लिए 16,300 करोड़ रुपीज़ का बजट सेट किया गया था और 7 ईयर के लिए टोटल जो बजट इसके लिए फिक्स किया गया था 34,300 करोड़ रुपीज़ इसके लिए सेट किया गया था. सो दैट
रेयर अर्थ एलिमेंट में इंडिया अपने आप को सेल्फ रिलायंस अचीव कर सके। एम फोकस ऑन एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का जो मेन फोकस था वो रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग पर फोकस था। इसके अंदर मेनली लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ इंक्लूड किए गए थे। नंबर ऑफ बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, द गवर्नमेंट है ऑप्शन न्यू माइनिंग ब्लॉक। गवर्नमेंट ने न्यू माइनिंग ब्लॉक का ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट किया। नंबर 3, इनवाइटिंग प्राइवेट कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग। रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के पार्टिसिपेशन को इनवाइट किया गया। In this session, we will discuss India's most powerful census 2027. Lecture is important for GS paper 1, GS paper 3. Why news? The upcoming census 2027 proposes to retain the same definition of an urban area as that used during census 2011 to ensure uniformity while comparing the urbanization trends in the country. अपकमिंग सेंसस 2027 में अर्बन एरिया की डेफिनेशन सेम वही यूज की जाएगी जो सेंसस 2011 के अंडर की गई थी, सो दैट कंट्री के अंदर अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स को कंपेयर करने के लिए यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर किया जा सके। बिकॉज एवरी सेंसस में अर्बनाइजेशन ट्रेंड का कंपेयर किया जाता है और उस कंपेयरिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यहाँ पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया के डेफिनेशन 2027 में सेम ही रखी जाएगी। What is the definition of urban areas as per 2011 census? 2011 census के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया के डेफिनेशन क्या थी? An urban unit or town were defined as where a minimum population of 5,000 persons with a population density of 400% per square kilometer and where 75% of the male working population is engaged in non-agricultural activity. किसी भी अर्बन यूनिट और टाउन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, कोई भी प्लेस जहाँ पर मिनिमम पॉपुलेशन 5000 है एंड जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर है एंड जहाँ के मेल वर्किंग पॉपुलेशन का 75% पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंडल्ज है, इस तरह के एरिया को अर्बन या टाउन के तौर पर डिफाइन किया गया है। According to that census, out of the total population of 121 crore, around 83.3 crore Indians or nearly 68.8% live in rural areas, while 37.7 crore or 31.2% reside in the urban areas. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, जिनमें से 83.3 करोड़ और 68.8% रूरल एरियाज में लिविंग कर रही थी। 37.7 करोड़ और 31.2% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रिसाइड कर रही थी। During the 1951 census, the first after independence, the percentage of urban area in the country was 17.3%. 1951 सेंसस के ड्यूरिंग, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट सेंसस हुआ था, इस टाइम पर इंडिया में अर्बन एरियाज का जो पॉपुलेशन था वो 17.3% था। इट मीन 17.3% पॉपुलेशन ही अर्बन एरियाज में उस टाइम पर लिविंग कर रही थी। इन 2011 there were 6,40,867 villages in India, while there were 15,870 urban units, towns and cities. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 में इंडिया के अंदर 6,40,867 विलेजेस हुआ करते थे। बात अगर अर्बन यूनिट्स, टाउन्स एंड सिटीज की की जाए, इंडिया में 15,870 अर्बन यूनिट्स, टाउन्स और सिटीज थी। About population census. Population census is a process of collecting, compiling, analyzing and disseminating demographic, economic and social data of all persons in a country. Population census एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी कंट्री के अंदर ऑल पर्सन्स की इकोनॉमिक, सोशल डाटा एंड डेमोग्राफिक डाटा को कलेक्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। It also provides the information related to trends and population characteristics.
पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पॉपुलेशन सेंसस के थ्रू प्रोवाइड होती है। द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज अंडरटेकन इन द वर्ल्ड। इंडियन सेंसस पूरा वर्ल्ड में अंडरटेकिंग की जाने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज में से इंडिया का ये सेंसस लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होता है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सेंसस। सेंसस के लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं? सेंसस एक्ट 1948 कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। इंडिया में जो पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट कराया जाता है ये सेंसस एक्ट 1948 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कराया जाता है। आर्टिकल 246 सेंसस इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग सेंसस यूनियन सब्जेक्ट के अंडर मेंशन किया गया है। सेवंथ शेड्यूल इट इज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 69 ऑफ द सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के सेवंथ शेड्यूल के सीरियल नंबर 69 के अंदर पॉपुलेशन सेंसस से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। नोडल मिनिस्ट्री फॉर सेंसस। सेंसस के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इंडिया के अंदर जो भी सेंसस कंडक्ट कराया जाता है ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। Until 1951, the census organization was set up for each census on ad hoc basis. 1951 तक each census के लिए अलग से सेंसस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना पड़ता था। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेंसस। सेंसस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं? The information collected during the population census is so confidential that it is not even accessible to the court of law. सेंसस के थ्रू पॉपुलेशन का जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है ये इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि कोड ऑफ लॉ तक भी ये एक्सेसिबल नहीं होता है। द कॉन्फिडेंशियलिटी इज गारंटेड बाय द सेंसस एक्ट 1948। सेंसस डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग गारंटेड है। इट मीन्स यहाँ पर इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की गारंटी गिवन की गई है। द लॉ स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर बोथ सेंसस ऑफिशियल्स एंड पब्लिक फॉर नॉन कंप्लायंस और वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कोई भी पर्सन या फिर सेंसस ऑफिशियल सेंसस एक्ट 1948 के प्रोविजंस का अगर वायलेशन करता है या कंप्लायंस नहीं करता है देन इस एक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक पेनल्टीज यहाँ पर प्रोविजन की गई है। हिस्ट्री ऑफ सेंसस। सेंसस का हिस्ट्री क्या रहा है? सेंसस इन एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड। एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड में क्या सेंसस होता था? एंशियंट पीरियड से हम यहाँ पर ऋग्वेद एंड अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल टेकिंग करेंगे एंड मिडिवल पीरियड से आयन अकबरी का एग्जाम्पल टेकिंग करेंगे। ऋग्वेद। The earliest literature Rigveda mentioned that some kind of population count was maintained during 800 to 600 BC in India. अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है कि सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन 800 टू 600 BC के ड्यूरिंग मेंटेन किया जाता रहा है। अर्थशास्त्र। Asad of Cordelia written in 3rd century BC reveals about collection of population statistics as a measure of a state policy for taxation. कॉर्डेलिया का अर्थशास्त्र जो 3rd सेंचुरी BC में रिटर्न किया गया था इसके अंदर भी मेंशन किया गया है कि उस टाइम पर भी स्टेट पॉलिसी के टैक्सेशन के मेजर के तौर पर पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जाता था। आयन अकबरी ऑल्सो इंक्लूडेड कम्प्रिहेंसिव डाटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। आयन अकबरी के अंदर भी comprehensive data related to population, industry, wealth and many other characteristic यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सेंसस इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में किस तरह से सेंसस कंडक्ट कराया जाता था? द हिस्ट्री ऑफ द सेंसस बिगेन विद 1800 व्हेन इंग्लैंड हैड बिगन इट्स सेंसस। सेंसस का हिस्ट्री 1800 से स्टार्ट होता है। पहली बार इंग्लैंड में 1800 में सेंसस कंडक्ट कराया गया। Census was conducted in Allahabad in 1824 and in Banaras in 1827-28 by James Prinsep.
हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहली बार जो सेंसस कराया गया है इलाहाबाद में 1824 में, एंड इसके बाद बनारस में 1827-28 में जेम्स प्रिंसलिप के द्वारा कंडक्ट कराया गया। इन 1830 फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी वॉज कंडक्टेड बाय हेनरी वॉल्टन डेका, नाउ ढाका। इंडिया में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ अ सिटी, इट मीन्स इंडिया किसी सिटी का पहली बार कम्प्रीहेंसिव कंप्लीट सेंसस जो कराया गया वो 1830 में ढाका के अंदर कराया गया। स्पेशली हेनरी वॉल्टर के द्वारा ये सेंसस कंडक्ट कराया गया था। द फर्स्ट synchronous census was taken under British rule on February 17, 1881 by W.C. Ploden। इंडिया में पहली बार सिंक्रोनस सेंसस 1881 में W.C. प्लोडेन के द्वारा ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग कराया गया। सिंस देन सेंसस हैव बीन अंडरटेकन वंस एवरी 10 ईयर। तब से लेकर अब तक कंटिन्यू एवरी 10 ईयर में सेंसस हो रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, सेंसस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर ऑफ सोर्स और इन्फॉर्मेशन, सेंसस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। नंबर 2 गुड गवर्नेंस। नंबर 3 डिमार्केशन। नंबर 4 बेटर एक्सेस फॉर बिजनेस। नंबर 5 गिविंग ग्रांट्स। Number of source of information. The Indian census is the largest single source of statistical information of the people of India। पीपल ऑफ इंडिया के स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का लार्जेस्ट सिंगल सोर्स जो है वो इंडियन सेंसस ही है। डेमोग्राफर्स एंड रिसर्चर्स यूज सेंसस डाटा टू एनालाइज ग्रोथ एंड ट्रेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड मेक प्रोजेक्शंस। इंडिया के अंदर वेरियस डेमोग्राफर्स एंड रिसर्चर्स जो कि पॉपुलेशन के ग्रोथ एंड ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए सेंसस डाटा का ही यूज करते हैं और उसके बेस पर फ्यूचर प्रोजेक्शंस मेकिंग करते हैं। नंबर 2 गुड गवर्नेंस। सेंसस डाटा इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग एज वेल एज मैनेजमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट। सेंसस डाटा का यूज एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए किया जाता रहा है। साथ ही साथ वेरियस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं उनके मैनेजमेंट एंड एवोल्यूशन के लिए इस डाटा का यूज किया जाता रहा है। नंबर 3 डिमार्केशन। सेंसस डाटा इज यूज्ड फॉर डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड एलोकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू लोकल बॉडीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट। सेंसस डाटा का यूज कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिमार्केशन के लिए किया जाता रहा है। साथ ही लोकल बॉडीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेशन के एलोकेट करने के लिए भी इस डाटा का यूज किया जाता रहा है। नंबर 4 बेटर एक्सेस फॉर बिजनेस। द सेंसस डाटा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फॉर स्ट्रेंथन एंड प्लानिंग दियर बिजनेस। सेंसस डाटा बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 गिविंग ग्रांट्स। फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड ग्रांट टू द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स अवेलेबल फ्रॉम सेंसस डाटा। फाइनेंस कमीशन पॉपुलेशन सेंसस के बेस पर ही ग्रांट्स रिकमेंड करता है स्टेट्स के लिए। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 2011 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931। 1931 के बाद पहली बार 2011 में सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस इंडिया के अंदर कंडक्ट कराया गया था। इट सीक टू कॉन्टैक्ट एवरी इंडियन फैमिली इन रूरल एंड अर्बन इंडिया एंड आस्क अबाउट दियर इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्पेसिफिक कास्ट नेम। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के अंडर एवरी इंडियन फैमिली इन रूरल एंड अर्बन एरिया से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जाता है और उनके इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्पेसिफिक कास्ट नेम के बारे में पूछा जाता है। इन इकोनॉमिक स्टेटस इट इज डिफाइंड पुअर और डिप्राइव्ड पर्सन। इकोनॉमिक स्टेटस के थ्रू पुअर और डिप्राइव्ड पर्सन के तौर पर इन्हें डिफाइन किया जाता है। स्पेसिफिक कास्ट नेम टू री इवेल्युएट विच कास्ट ग्रुप आर इकोनॉमिकली वर्स ऑफ एंड विच आर बेटर ऑफ। डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड SECC। फील्ड ऑफ कवरेज। Census provide a portrait of the Indian population and SECC is a tool to identify beneficiaries of state support। सेंसस जो होता है वो इंडियन पॉपुलेशन का एक पोर्ट्रेट प्रोवाइड कराता है, वहीं SECC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो होता है ये स्टेट सपोर्ट गिवन किए जाने वाले बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा।
Census data is confidential. SECC data is open for use by government department to grant or restricted benefits to the people. Significance of SECC. सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का क्या सिग्निफिकेंट होता है? बेटर मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज. SECC कैन better mapping of inequality at a broader level. SECC is useful to establish statistical justification for preserving caste-based affirmative action programs or welfare schemes. Legally imperative. SECC is also legally imperative as the court require quantifiable data to support the existing level of reservation. Constitutional mandate. Constitution of India also favor conducting a caste census. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कास्ट सेंसस को कंडक्ट कराने के लिए फेवर करता है. आर्टिकल 340 मैंडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर मैंडेट करता है. कमीशन में रिकमेंडेशन एज टू द स्टेप दैट वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट. ये जो कमीशन होगा ये सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स टेकिंग करने चाहिए इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस गिवन करता है. What are various issues and challenges before rural and urban development in India? Why in news? World Bank report estimate that India will require about rupees 70 lakh crore by 2036 to meet its urban infrastructure needs. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट एस्टिमेट करती है कि इंडिया में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को फुलफिल करने के लिए 2036 तक अबाउट रुपीज 70 लाख करोड़ की नीड होगी. करंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अराउंड लेस देन रुपीज 1 लाख करोड़ एनुअली. इंडिया में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर करंट में जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है एनुअली वो लेस देन 1 लाख करोड़ है. India's urban population will increase from 400 million in the last decade to 800 million over the next 3 decades. This century is supposed to be India's urban century. Due to massive demographic shift, country soon becoming more urban than rural. There is also demand for the infrastructure required to support these large shift. लास्ट डिकेड में इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन अबाउट 400 मिलियन रहा है. नेक्स्ट 3 डिकेड में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 800 मिलियन तक ग्रो हो सकता है. प्रेजेंट की जो सेंचुरी है वो इंडिया के अर्बन सेंचुरी के तौर पर सपोज की जा रही है बिकॉज इंडिया की डेमोग्राफी में मेजर शिफ्ट हो रहे हैं. व्हाट इज अर्बनाइजेशन? Urbanization is the process by which a growing proportion of a population comes to live in cities and other urban areas and the ways in which this affect the environment society. Urbanization एक प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन का एक प्रोपोर्शन ग्रो होता है और वो सिटीज एंड अर्बन एरियाज की तरफ मूव करता है जिसकी वजह से सिटीज एंड अर्बन एरियाज का एनवायरनमेंट सोसाइटी अफेक्ट होता है. Urbanization is a global phenomenon that has been driven by various factors such as economic development, technological change, population growth. Urbanization एक ग्लोबल फेनोमेना है जिसके लिए वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. In recent decades, urbanization has been a rapidly growing trend in India. The population of India's cities and towns has been increasing faster than rural population. According to the 2011 census, the urban population in India was about 31.2% of the total population, which projected to grow around 40% of the total population by 2030. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो 31.2% रहा है. 2030 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन 40% तक इंक्रीज हो सकती है. अबाउट सिटीज इन इंडिया. Cities are engines of growth. Cities contribute around 66% of India's GDP and about 90% of total government revenue. सिटीज इंडिया के लिए इंजन्स ऑफ ग्रोथ है. इंडिया के ओवरऑल जीडीपी में सिटीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो अबाउट 66% है. वहीं टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू में 90% का शेयर सिटीज का है. Cities are an important zone for the overall development of the country.
कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सिटीज एक इम्पोर्टेंट जोन है। सिंस द 11th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल डेवलपमेंट टू सिटीज रिमेन inadequate. The fiscal health of municipalities is poor, affecting both city productivity and quality of life. म्यूनिसिपैलिटीज का फिजिकल हेल्थ वेरी पुअर है। यही वजह है कि म्यूनिसिपैलिटीज की प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। रैपिड अर्बनाइजेशन विदाउट appropriate fiscal action has adverse effect on development. Intergovernmental transfers (IGTs) to urban local bodies (ULBs) in India are about 0.5% of GDP, much lower than the 2 to 5% in other developing nations. इंडिया में अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो भी IGTs इट मीन्स इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स होते हैं वो जीडीपी का अबाउट 0.5% है ओनली, जबकि अदर डेवलपिंग नेशंस में 2 to 5% तक ये डेवोल्यूशन किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस साउथ अफ्रीका एलोकेट 2.6% ऑफ दियर जीडीपी, मैक्सिको 1.6% ऑफ दियर जीडीपी, फिलीपींस 2.5% ऑफ दियर जीडीपी, ब्राजील 5.1% ऑफ दियर जीडीपी। इशूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू टैक्सेशन सिस्टम इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड वेरियस इशूज हैं, वेरियस चैलेंजेज हैं। नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज रिड्यूस अर्बन लोकल बॉडी टैक्स रेवेन्यू। जब से इंडिया में जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ है, अर्बन लोकल बॉडीज का टैक्स रेवेन्यू डाउन हुआ है। नंबर टू, आईजीटीज फ्रॉम स्टेट टू अर्बन लोकल बॉडी आर वेरी लो। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो भी इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स किए जाते हैं वो बहुत ही लो है। नंबर थ्री, द ग्रोथ ऑफ पैरेलल एजेंसीज हैज डिस्टॉर्टेड लोकल गवर्नमेंट्स रोल। जब से अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए पैरेलल एजेंसीज सच एज एमपीज लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एंड एमएलएज लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है, तब से लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है वो डिस्टॉर्टेड हुआ है। Number one, introduction of GST has reduced urban local body tax revenue from about 23% in the 2012-13 to around 9% in 2017-18. 2012-13 में अर्बन लोकल बॉडीज का जो टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स रेवेन्यू हुआ करता था वो 23% तक इन्हें रेशियो हुआ करता था, बट 2017 में जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद ये टैक्स रेवेन्यू इनके लिए 9% तक रिड्यूस हो चुका है। IGTs from state or urban local bodies are very low. Increasing the quantum of IGTs as a percentage of GDP is necessary. इंडिया में अर्बन लोकल बॉडीज में इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स को इंक्रीज करने की जरूरत है। प्रेजेंट में जीडीपी का ओनली 0.5% ही आईजीटीज के तौर पर डेवोल्यूशन किया जाता है, बट इसको इंक्रीज करने की जरूरत है जिस तरह से अदर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर 2%, 3%, 5% तक है। Despite the 74th constitutional amendments aim to financially strengthen urban local bodies, there is no progress over 3 decades later. Local governments require support from union and state government through funds, functionaries, and technical aid. लोकल गवर्नमेंट को फंड्स, फंक्शनरीज एंड टेक्निकल एड के रिस्पेक्ट में यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर थ्री, द ग्रोथ ऑफ पैरेलल एजेंसीज हैड डिस्टॉर्टेड लोकल गवर्नमेंट रोल। Program like MP Local Area Development Scheme and MLA's Local Area Development Scheme exacerbate this issue, distorting the federal structure. जब से MP Local Area Development Scheme and MLA's Local Area Development Scheme लॉन्च हुई है इंडिया के अंदर, तब से लोकल गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए लोकल एरियाज के लिए वो डिस्टॉर्ट हुआ है और इससे फेडरल स्ट्रक्चर पर भी इफेक्ट पड़ा है। रिकमेंडेशन ऑफ फंड्स बाय फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन किस तरह से लोकल बॉडीज के लिए फंड के लिए रिकमेंडेशन करता है। रिकमेंडेशन बाय फाइनेंस कमीशन। 73rd and 74th constitutional amendment introduced sub clause 283 B, B and C which mandate the finance commission to recommend funds for पंचायत and municipality। फाइनेंस कमीशन ही फंड के लिए रिकमेंडेशन करता है। 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया था। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 280 आर्टिकल के अंदर कुछ सब क्लोज यहाँ पर ऐड किए गए। 283 बी, बी एंड सी। इसके अकॉर्डिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए फंड रिकमेंड ओनली फाइनेंस कमीशन ही कर सकता है।
The 16th Finance Commission has begun its work established under Article 280 of the Indian Constitution. More financial devolution to cities is the need of hour. The 16th Finance Commission must consider India's urbanization dynamism and ensure IGTs to urban areas are at least double. प्रेजेंट में 16th फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश हो चुका है। आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग इसको इस्टेब्लिश किया जाता है और इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिटीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल डेवोल्यूशन किए जाएं, रिकमेंड किए जाएं इसके थ्रू। इम्पैक्ट ऑफ लैक ऑफ करंट सेंसस, क्या करंट सेंसस की लैक की वजह से भी अर्बन लोकल एरियाज में फाइनेंस डेवलप नहीं किए जा रहे हैं प्रॉपरली तरीके से। India has approximately 4,000 statute towns and an equal number of census towns, with an estimated 23,000 villages, all of which are effectively urban. इंडिया के अंदर अबाउट 4,000 स्टेजो टाउन्स हैं और 4,000 ही सेंसस टाउन हैं। इंडिया के अंदर अबाउट 23,000 विलेजेज हैं जो कि अर्बन विलेजेस हम कह सकते हैं। In the absence of 2021 census, reliance on 2011 data is inadequate for evidence-based fiscal devolution to the urban local bodies. बिकॉज इंडिया में 2021 का सेंसस डाटा अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि हमें 2011 डाटा पर ही रिलायंस होना पड़ रहा और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवोल्यूशन नहीं किया जा रहा है बिकॉज हमारे पास डाटा इनएडुकेट है। वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन 2005। नंबर 2, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006। नंबर 3, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007। नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013। नंबर 5, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना 2014। नंबर 6, स्वच्छ भारत अभियान 2014। नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015। नंबर 8, स्मार्ट सिटीज मिशन 2015। नंबर 9, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2015। Number 1, Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission, launched in 2005, aimed to provide financial assistance to urban local bodies for the development of infrastructure and services. जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था जिसका मेन एम अर्बन लोकल बॉडीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना था, साथ ही अर्बन लोकल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करना था। Number 2, National Urban Transport Policy 2006 aims to promote sustainable and equitable urban transportation system, including public transport and non-motorized transport options. 2006 में नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लॉन्च की गई जिसका मेन एम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बनाना था। नंबर 3, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007 में लॉन्च किया गया था, एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर अर्बन रेसिडेंट पर्टिकुलरली फॉर लो इनकम ग्रुप। नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी का जो मेन एम था वो अर्बन रेसिडेंट के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराना एंड उनके लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना था। नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन launched in 2013 aims to reduce poverty and vulnerability of urban poor households by providing them opportunities for skill development and self-employment. 2013 में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन लॉन्च किया गया था सो दैट पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके एंड अर्बन पुअर लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। Number 5, Heritage City Development and Augmentation Yojana HIDDA, launched in 2014, aims to conserve and revitalize the cultural heritage and tourism potential of 12 identified cities in India. हृदय स्कीम इंडिया के अंदर 2014 में लॉन्च की गई थी। इसके थ्रू 12 आइडेंटिफाइड सिटीज में वहाँ की कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म को कंजर्व करना एंड रिवाइटलाइज करना इसका मेन एम रहा है। Number 6, स्वच्छ भारत अभियान launched in 2014 aims to improve sanitation and cleanliness in urban areas, including the construction of toilet and solid waste management. स्वच्छ भारत अभियान इंडिया में 2014 में लॉन्च किया गया था जिसका मेन एम अर्बन एरियाज में
सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस को इम्प्रूव करना, एंड टॉयलेट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कंस्ट्रक्शन इसके अंदर इंक्लूड थे। नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना launched in 2015 aims to provide affordable housing to urban residents, particularly for economically weaker section and a low income group। 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना इंडिया में लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम अर्बन रेसिडेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराना, पर्टिकुलरली इसके अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप के पीपल के लिए हाउसिंग प्रोवाइड कराया जाता है। Number 8, Smart Cities Mission launched in 2015 aims to promote the development of 100 smart cities in India, focusing on sustainable and inclusive urban development। इंडिया में 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम इंडिया के 100 सिटीज को स्मार्ट बनाना था और इन सिटीज के अंदर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस करना है। Number 9, Adult Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) launched in 2015 aims to improve basic services and infrastructure in urban areas, including water supply and sewage system। 2015 में अमृत योजना स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन एम अर्बन एरियाज में बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना था। साथ ही इसके अंदर वाटर सप्लाई एंड सीवेज सिस्टम भी इसके अंदर इंक्लूड थे। सम सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में सस्टेनेबल एंड प्लान अर्बनाइजेशन के कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल रहे हैं। नंबर 1, चंडीगढ़, known for its well-planned urban design and efficient public transportation system, which has helped to reduce congestion and improve quality of life for residents। चंडीगढ़ को चंडीगढ़ एक ऐसा सिटी रहा है जो कि वेल प्लान्ड अर्बन डिजाइन एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि यहाँ पर रेसिडेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। नंबर 2, इंदौर, known for its waste management initiative, Indore has implemented a number of programs to improve the collection and disposal of waste। इंदौर एक ऐसा सिटी है जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव बहुत ही बेटर तरीके से टेकिंग किए गए हैं, और वेस्ट के कलेक्शन एंड डिस्पोजल को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर वेरियस प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। हेंस इंदौर हैज टॉप्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर द 6th टाइम इन 2022। एवरी ईयर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड इंदौर को गिवन किया जाता है, बिकॉज इंदौर क्लीनिंग के मामले में टॉप पर इंडिया के अंदर सिटी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में रूरल डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 40 ऑफ द DPSP। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 established पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू फोस्टर ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड ड्राइव रूरल डेवलपमेंट। ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को फोस्टर करने के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट को ड्राइव करने के लिए 1992 में इंडिया के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए गए। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असाइन 29 फंक्शंस टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म। 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए अबाउट 29 फंक्शंस गिवन किए गए हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। Article 40 of DPSP mandate the state to organize village panchayats and give them necessary power to function as self-governing unit। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 जो कि DPSP का पार्ट है, इसमें स्टेट के लिए मैंडेट किया गया है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज करें एंड उन्हें सेल्फ गवर्निंग यूनिट के तौर पर फंक्शन करने के लिए नेसेसरी पावर गिवन करें। गवर्नेंस मॉडल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का गवर्नेंस मॉडल क्या है? सेंट्रल लेवल पर किस तरह से गवर्नेंस को लीड किया जाता है, स्टेट लेवल पर किस तरह से, एंड लोकल लेवल पर किस तरह से रूरल डेवलपमेंट को गवर्न किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सेंट्रल लेवल पर
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करने के लिए एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट गवर्नमेंट, ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज अ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड प्लानिंग करने के लिए हर स्टेट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट के अंदर रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करे, उसको ओवरसी करे। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पर डेवलपमेंटल प्रोग्राम को प्लानिंग करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लोकल लेवल पर वर्क करते हैं। व्हाट आर मेजर ड्राइवर्स ऑफ रूरल इंडियाज ग्रोथ रिसेंटली? प्रेजेंट में रूरल इंडिया जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है उसके लिए मेजर ड्राइवर्स क्या क्या है? नंबर वन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नंबर टू, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नंबर थ्री, रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी एंड ई गवर्नेंस। नंबर फोर, रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। नंबर वन, agricultural reforms and technological advancement. The implementation of agricultural reforms and the adoption of modern technologies have played a crucial role in boosting rural productivity. रूरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन किया गया है। फॉर एग्जांपल, improved irrigation technique and the promotion of high yielding varieties have significantly increased crop yielding. इंडिया के अंदर इरिगेशन टेक्निक को इम्प्रूव किया गया है, साथ ही हाई यील्डिंग वैरायटीज को प्रमोट किया गया जिसके थ्रू क्रॉप यील्ड इंडिया में सिग्निफिकेंटली तरीके से इंक्रीज हुआ है। सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी टेकिंग किए गए हैं, सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इंडिया के अंदर लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इंडिया के अंदर लॉन्च की गई। नंबर टू, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। Significant investment have been made for rural infrastructure development, which has facilitated better connectivity, access to market, and overall economic activity. इंडिया के अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, जिसके थ्रू रूरल एरियाज में बेटर कनेक्टिविटी इंश्योर की गई है, मार्केट तक एक्सेस को इंश्योर किया गया है एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया रूरल एरियाज में बूस्ट हुई हैं। प्रधानमंत्री गरीब ग्राम सड़क योजना हैज प्लेड अ पिवोटल रोल इन कंस्ट्रक्टिंग ऑल वेदर रूरल रोड्स कनेक्टिंग रिमोट विलेज टू द नियरबाई सिटीज एंड टाउन्स। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बहुत बड़ा रोल रहा है ऑल वेदर रूरल रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में। इसके थ्रू रिमोट विलेजेस को टाउन एंड सिटीज तक कनेक्ट किया जा सका है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन has focus on developing rural infrastructure such as community resource centers and production centers. Number three, rural digital connectivity and e-governance. For bridging the digital divide between urban and rural areas, Indian government has made significant strides. अर्बन एंड रूरल एरियाज के बिटवीन डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट स्टेप्स टेकिंग किए हैं। Some initiatives like BharatNet, previously known as National Optic Fiber Network, have aimed to provide high-speed broadband connectivity to Gram Panchayat, facilitating access to online education, e-governance services, and digital marketplace for rural communities. इंडिया के अंदर एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव भारत नेट लॉन्च किया गया है। प्रीवियसली इसको नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। इसके थ्रू ग्राम पंचायत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सकी है, जिसकी वजह से लोकल लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन, ई गवर्नेंस सर्विसेज, डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर रूरल कम्युनिटीज, ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। In delivering various government to citizen services in rural areas, the common service center have also played a crucial role. गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज को डिलीवर करने में कॉमन सर्विस सेंटर्स जो कि रूरल एरियाज में होते हैं, इनका एक क्रूशियल रोल रहा है। नंबर फोर, रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स।
Improvement in sanitation and rural healthcare have contributed to the overall growth and well-being of the rural communities. रूरल कम्युनिटीज की ओवरऑल ग्रोथ एंड वेल बीइंग में सैनिटेशन एंड रूरल हेल्थ केयर का में इम्प्रूवमेंट का भी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है. तो आयुष्मान भारत योजना हैज प्रोवाइडेड अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस टू मिलियंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड. मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड के लिए आयुष्मान भारत योजना ने अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड कराया है. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण has focused on improving sanitation facilities and promoting open defecation free villages, leading to better health outcomes and productivity. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने लोकल लेवल पर सैनिटेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया है एंड ओपन डिफेक्शन फ्री विलेजेस को प्रमोट किया है, जिसकी वजह से हेल्थ आउटकम्स एंड प्रोडक्टिविटी बेटर हुआ है इंडिया में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.